दोस्तों, अरुण ग्रह सौर मंडल का 7वां ग्रह है। इतना ही नहीं, यह सौर मंडल का सबसे अजीब और रहस्यमयी ग्रह भी माना जाता है। क्यों? इसका जवाब देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस ग्रह के एक नहीं बल्कि कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे मेरे साथ, यानी कि रवि के साथ। दोस्तों, यूरेनस का इतिहास बहुत ही अद्भुत रहा है। यह ग्रह हमें पृथ्वी से नंगी आंखों से दिखाई देता है, लेकिन इसकी कम चमक की वजह से प्राचीन सभ्यता इसे एक तारा समझती थी। साल 1690 में वैज्ञानिक जॉन फ्लेमस्टीड ने इस ग्रह के 6 बार अवलोकन किया था और 34 टोरी नामक तारों की सूची में इसे वर्गीकृत कर दिया था, जिसके बाद चार्ल्स ले ने इस तारे या कहें ग्रह का 14 बार अवलोकन किया, लेकिन उसे भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन वो विलियम हर्शेल ही थे जिसने 13 मार्च 1781 में इस ग्रह को खोज निकाला। वो अपने टेलीस्कोप के जरिए कम चमकीले तारों का अवलोकन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक तारे के लक्षण बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं। पहले तो विलियम ने इस तारे को एक धूमकेतु में वर्गीकृत किया, लेकिन फिर जब उसने दूसरे खगोल शास्त्री को यह बात बताई और फिर से अवलोकन किया तो पता चला कि अब तक जिसे लोग तारा समझ रहे थे वो कोई तारा नहीं बल्कि एक ग्रह था। सौरमंडल का सबसे अजीब ग्रह जो कई रहस्य खोलने वाला था। अब जबकि इस नए ग्रह की खोज हो चुकी थी तो बारी थी उसके नामकरण की। दोस्तों, विलियम का एक मित्र बोड़े, जिसने अरुण ग्रह की कक्षा की जानकारी दी थी, उसने सुझाव दिया कि शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह का पिता है, तो फिर यह नया ग्रह शनि ग्रह का पिता होना चाहिए। इस पर से ग्रीक संस्कृति के आकाश के देवता ओरेनस पर इस ग्रह का नाम यूरेनस रखा गया। यह पहला ग्रह था जिसका नाम ग्रीक संस्कृति पर से रखा गया था बजाय रोमन संस्कृति के। दोस्तों, अरुण ग्रह जो शनि ग्रह का पिता का नाम सैटर्न फादर नेम है। यूरेनस को हिंदी में हम इसे अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। यह नाम हिंदू संस्कृति के भगवान अरुण पर से रखा गया है जो पानी के देवता हैं। अब बारी है इस ग्रह के रहस्यों को खोलने की। चलिए पहले जानते हैं इसके खगोलीय जानकारी को। दोस्तों, अरुण ग्रह सौरमंडल का 7वां ग्रह है जो सूर्य से लगभग 19.8 AU दूर स्थित है। अपनी कक्षा में घूम रहा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के अंतर को दोस्तों 8 AU कहा जाता है। दोस्तों, यूरेनस प्लेनेट आकार में बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। इस ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का सिर्फ 12,742 किलोमीटर है। इसका यह आकार वरुण ग्रह से बस थोड़ा ही बड़ा है। इतने बड़े आकार की वजह से अरुण ग्रह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह बन जाता है। पहले स्थान पर बृहस्पति और शनि है। ठीक है दोस्तों, कद में भी यूरेनस पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। इसका साफ अर्थ यह है कि 63 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना विशाल होगा। पर इतना विशाल होने के बावजूद यह एक हल्का ग्रह है। क्यों? वो मैं आपको बताता हूँ, वेट कीजिए यार। अब पहले जानते हैं इसकी कक्षा और घूमने की गति के बारे में। दोस्तों, इसी अंडाकार कक्षा पर सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में यूरेनस को लगभग 84 साल लग जाते हैं,
जिसका अर्थ सीधा सा यह है कि यहाँ का एक साल हमारे 84 साल के बराबर होता है। मज़ेदार बात तो यह है, जब यूरेनस ग्रह की खोज हुई थी तब से लेकर 2033 तक वो सूर्य के सिर्फ 3 चक्कर ही पूरा कर पाएगा। लेकिन यूरेनस प्लैनेट अपनी कक्षा पर जितना धीमा है उतना ही वो अपनी घूमने की गति पर तेज है। जहाँ पृथ्वी को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, वहीं यूरेनस सिर्फ 15 घंटे 14 मिनट में ही अपना काम निपटा देता है। इतना ही नहीं, यूरेनस बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है। इसी वजह से यूरेनस पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। ग्रह के कक्षा और घूमने की गति की जानकारी के आगे अरुण ग्रह के पास कुछ ऐसा है जो बाकी ग्रहों के पास मौजूद नहीं है, और वो किसी अजूबों से कम भी नहीं है। चलिए जानते हैं दोस्तों वो है क्या। यूरेनस प्लैनेट अंतरिक्ष में 97.77 डिग्री झुका हुआ है। तो इसे अजीब बात और क्या हो सकती है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में 23 डिग्री ही झुकी हुई है, जिससे यह अपनी धुरी पर 23 डिग्री के कोण में घूमती है। लेकिन यूरेनस तो 97 डिग्री झुका हुआ है, जो पूरी तरीके से टेढ़ा बन जाता है। इसी वजह से अरुण ग्रह का एक ध्रुव 42 साल तक सूर्य के सामने रहता है और दूसरा ध्रुव 42 सालों तक अंधकार में डूबा रहता है। लेकिन इसमें एक अजीब बात यह देखने को मिलती है कि यूरेनस के ध्रुव के बदले उसके बीच का भाग ज़्यादा गर्म होता है। इसके पीछे की वजह अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन झुकाव की वजह हमारे सबके सामने है। दोस्तों, माना जाता है कि बहुत समय पहले पृथ्वी के आकार का एक खगोलीय पिंड अरुण ग्रह से टकराया था, जिससे यह इतना झुक गया। गैस और धूल का विशाल बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, उसमें से ही हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था, जो हम सब जानते हैं। बादल में रही धूल और गैस ग्रेविटी बल के चलते जमा होने लगे। जहाँ ज़्यादा भाग इकट्ठा हुआ वहाँ सूर्य की रचना हुई, और जो भाग बच गया उससे हमारा सौरमंडल के बाकी ग्रह बने। वो दो ग्रह जिसमें बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा थी वो अरुण और वरुण हैं। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह दोनों ग्रह बनने के समय सूर्य के नज़दीक थे, पर फिर भी कुछ समय बाद वो दूर हो गए। अब थोड़ी गहराई से जानते हैं कि अरुण ग्रह किससे बना है। अरुण ग्रह के गठन के 3 स्तर है दोस्तों, कोर, आवरण और वायुमंडल। यूरेनस की कोर पत्थर और लोहे से बनी हुई है। इसके ऊपर एमोनिया, पानी और मीथेन के बने हुए बर्फ़ के आवरण हैं। इस आवरण में 80% दोस्तों बर्फ़ है। इसी वजह से अरुण ग्रह को आइस जियांट प्लैनेट भी कहते हैं। इस आवरण पर गर्म घना तरल पदार्थ घूम रहा है, और माना जाता है कि यूरेनस के इसी आवरण के अंदर बहुत ही ज़्यादा दबाव और तापमान की वजह से वहाँ के कार्बन अणु डायमंड में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे वहाँ डायमंड की बारिश होती है, जैसे कि वरुण ग्रह में होती है, जो मैं वरुण ग्रह के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाइए और उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यूरेनस का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, साथ ही इसमें कुछ मात्रा में पानी और मीथेन गैस भी सम्मिलित है। यही मीथेन गैस से बने बादल सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को अपने अंदर समा लेते हैं, जिससे अरुण ग्रह का रंग हमें हरा ब्लू जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ग्रीन ग्रह भी कहते हैं। इन्हीं बादलों के साथ वहाँ की हवा
900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। लेकिन इसमें एक अजीब बात देखने को मिली है। विषुववृत्त जो कि ग्रह के बीच का भाग होता है, वहाँ यह हवा घूमने की गति के विरुद्ध चलती है, जबकि ध्रुव के पास यह समान दिशा में ही चलती है। यह क्यों और कैसे होता है वो हमें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन वायुमंडल को जरूर जानते हैं। यूरेनस प्लेनेट की कोई सतह न होने की वजह से इसका वायुमंडल बहुत अंदर तक फैला हुआ है। यूरेनस के वायुमंडल के 3 स्तर है दोस्तों। पहला स्तर है ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल का यह स्तर -300 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। स्तर के नीचे 320 के तापमान रहता है, मतलब केल्विन तापमान रहता है। लेकिन ऊंचाई के साथ यह तापमान कम हो जाता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह तापमान सिर्फ 53 केल्विन ही रहता है। दोस्तों, दूसरी परत है इसकी स्ट्रोस्फेयर। स्ट्रोस्फेयर के बाद यह स्तर शुरू आता है, जो 40 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के इस स्तर में तापमान के लक्षण ट्रोपोस्फेयर से थोड़े उल्टे हैं। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता रहता है। जहाँ इसके निचले हिस्से में तापमान 32 केल्विन होता है, वहाँ सबसे ऊपर 850 केल्विन तक पहुँच जाता है। दोस्तों, तीसरी लेयर इसकी आती है थर्मोस्फेयर। यह अरुण ग्रह के वायुमंडल का सबसे भारी स्तर है, जो 4000 किलोमीटर से 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इतना क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ सारी जगह पर तापमान लगभग एक समान ही रहता है, 800 से लेकर 850 केल्विन के बीच। यह इतना तापमान होने की वजह मीथेन बादल है, जो सूर्य की किरणों को सोखकर गर्मी उत्पन्न करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास एक ही चांद है दोस्तों, जबकि यूरेनस के पास अब तक 27 उपग्रहों की खोज हो चुकी है और संभावना है कि और भी होंगे। इन सब के नाम अंग्रेजी साहित्य के विलियम शेक्सपियर की किताब ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स और अलेक्जेंडर पोप की किताब द रैप ऑफ द लॉथ से लिए गए हैं। शुरुआती समय में जब इसके कुछ उपग्रहों की खोज थी, तब उनको इन्हीं किताबों से नाम दिए गए थे। फिर आगे जैसे जैसे नए उपग्रहों की खोज होती गई दोस्तों, वैसे यह प्रथा भी आगे चलती गई और इन्हीं किताबों में से उनका नाम रखा गया। अरुण ग्रह के सबसे बड़े 2 उपग्रहों की खोज विलियम ने ही की थी। फिर अगले 10 उपग्रहों की खोज वायेजर 2 यान ने साल 1986 में की, जब वो इस ग्रह के ऊपर से निकला था। इन उपग्रहों का आकार 26 से लेकर 154 किलोमीटर जितना था। फिर आखिर में हबल टेलीस्कोप के जरिए यूरेनस के सारे चंद्रमा के बारे में पता चला। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप द्वारा ढूंढे गए चंद्रमा का आकार सिर्फ 12 से 16 किलोमीटर जितना ही है, जो रन में भी बहुत काले हैं। इसी वजह से उन्हें पृथ्वी से खोजना लगभग नामुमकिन है। वैसे तो हमें सारे उपग्रहों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके सबसे बड़े 5 उपग्रहों की जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है, जो होनी चाहिए। चलिए अब इन्हीं 5 उपग्रहों के बारे में जानते हैं। पहला है मिरांडा। यह सबसे बड़े 5 उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह है। इसकी खोज साल 1948 में हुई थी। यह आकार में सिर्फ 470 किलोमीटर ही बड़ा है। दूसरे नंबर का एरियल। यह चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज साल 1851 में हुई थी। एरियल आकार में 1157 किलोमीटर लंबा है, जो मिरांडा से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एरियल
यूरेनस का सबसे चमकीला उपग्रह भी है। इसकी सतह पर हमें छोटे और बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस पर उल्कापिंड की बमबारी कभी हुई होगी। तीसरा है अम्ब्रियल। इसकी खोज भी साल 1851 में एरियल के साथ ही हुई थी। 5 उपग्रहों में यह सबसे डार्क उपग्रह है, जो पूरी तरीके से सिर्फ बर्फ से ही बना हुआ है। एरियल की तरह इसकी सतह पर भी छोटे मोटे गड्ढे बने हुए हैं। अम्ब्रियल की लंबाई 8170 किलोमीटर है। दोस्तों, चौथा है टाइटेनिया। यह अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी त्रिज्या 1578 किलोमीटर है, जो कि हमारे चंद्रमा से थोड़ी आधी है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने साल 1787 में की थी। और पांचवा है इसका ओब्रेयन। यह यूरेनस का सबसे दूसरा बड़ा चंद्रमा है। इसकी खोज टाइटेनिया के साथ ही हुई थी। दोस्तों, यूरेनस की कुछ विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सौरमंडल में सिर्फ शनि ही एक ग्रह नहीं है जिसके पास रिंग्स हैं। जब शनि ग्रह के रिंग्स की खोज हुई थी, तब वैज्ञानिकों को लगा था कि शनि की एक खास ये विशेषता है। लेकिन जब अरुण ग्रह के रिंग्स के बारे में पता चला, तब वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि ग्रह के पास रिंग्स का होना उनके लक्षण है। यूरेनस प्लेनेट की रिंग शनि जितनी बड़ी और चमकीली तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुल मिलाकर 13 रिंग्स मौजूद है। दोस्तों, यह 2 भागों में बटी हुई है, इनर सिस्टम और आउटर सिस्टम। इनर सिस्टम में 9 रिंग्स मौजूद है। यह सारी पतली और डार्क रंग की है, जबकि आउटर सिस्टम की रिंग इसके मुकाबले चौड़ी और थोड़ी चमकीली है। यह हल्के से लाल और ब्लू रंग की दिखाई पड़ती है और माना जाता है कि 60 करोड़ साल पहले किसी खगोलीय पिंड के टकराने से ये रिंग बनी थी, जो सच भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वैसे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानना इतनी खास तो नहीं है, लेकिन वरुण ग्रह सबसे अजीब है, तो उसका मैग्नेटिकोस्फीयर भी थोड़ा अजीब ही होगा। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि मैग्नेटोस्फीयर की ज़रूरत क्या है। ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र कोर में रही धातु से उत्पन्न होता है, जो 2 ध्रुवों को बनाता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये ध्रुव वायुमंडल में मैग्नेट स्फीयर बनाते हैं, जो सूर्य से आने वाली विद्युत कणों को ग्रह पर आने से रोकती है। जिसके पास यह नहीं है, उससे जाकर पूछे कि वायुमंडल का क्या हाल होता है, खासकर शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह के बारे में आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो देख लीजिए, ये मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यूरेनस का मैग्नेटोस्फीयर केंद्र से ना होकर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ से निकलता है। साथ ही यह अक्षीय झुकाव की रेखा से 60 डिग्री के कोण पर है, जबकि दूसरे ग्रहों में इतनी ताकत देखने को नहीं मिलती। आप हमारी पृथ्वी को ही देख लीजिए। परिणाम स्वरूप उत्तर ध्रुव का चुंबकीय परिमाण दक्षिण की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। वहाँ होटाई यंत्र के काम करने की संभावना भी कम ही होती है। दोस्तों, यूरेनस पर सतह का ना होने वहाँ पर जीवन को संभव बिल्कुल भी नहीं बनाता है। दूसरा, वहाँ का तापमान और भयानक दबाव जीवन को पल भर में नष्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ जाने की आप सोच ही रहे हो तो आपको वहाँ मिलेगा क्या? सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। अरुण ग्रह पर किए गए मिशन भी लगभग ना के बराबर है। अब तक सिर्फ वायेजर 2 यान ने ही अरुण ग्रह का अवलोकन किया है। इस यान ने यूरेनस के बारे में हमें कई सारी जानकारियाँ दी थी जब वो ब्रह्मांड के सफ़र पे निकला था। यूरेनस पर मिशन के लिए एक समस्या यह थी कि वहाँ पर ज़मीन का ना होना। अगर वहाँ पर ज़मीन ही नहीं है तो यान को लैंड हम नहीं करा सकते।
साथ ही उसका वायुमंडल भी यान को नष्ट करने की क्षमता दोस्तों रखता है। इतनी कठिनाई के बावजूद नासा दोनों आइस जायंट प्लेनेट पर अरुण और वरुण पर मिशन की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर हमारे ये वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।